हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? ठीक है, आवाज क्लियर? सर वो ग्रोथ बैच, उत्कर्ष बैच की वॉइस की प्रॉब्लम सही नहीं हुई है। आज भी लाइव में बहुत ही लो वॉइस है। समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं सर। आकाश, आकाश, 11th में जो एजी सर का बैच है उसमें बच्चों की प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही है, माइक की लो वॉइस आ रही है। पवन को बोलो या जिसको भी है टेक्निकल स्टाफ को कि मुझे कल ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक। 11th एजी सर का बैच। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्लीज सर करवा दीजिए, मैंने सपोर्ट में लिख दिया है। मैं कर दूंगा बेटा, वो हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी यहाँ पर वॉइस क्लियर है क्या? ये वाली वॉइस क्लियर है? बॉम्ब सर, विच बुक्स आर बेस्ट फॉर नीट केमिस्ट्री? तुम्हारी ऐसी तैसी करें बक। नहीं ठीक है, अभी अब मत करो। हाँ भाई, जल्दी बोलो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही यार, ये तो बता दो भाई। आवाज 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 क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़िया बात है। ओके। अरे मेरी चाय तो दे दो यार। हाँ। चाय हमारी नहीं देते हैं यहाँ तो। चलो बंद कर दरवाजा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो शुरू करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग डोर वाली प्रॉब्लम कर रहे थे ना, उसी प्रॉब्लम पर आते हैं वापस से। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। या यूं कहें कि डोर वाली बात तो हो चुकी थी, बस उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो लिखने लायक थी, जो आपको नोट्स में अपने लिखनी चाहिए, वो ये थी कि डोर या सपोर्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा चीजें दी जाएं और आप कैलकुलेट ना कर पाए, पॉसिबल है। ठीक है। और उसके लिए क्वेश्चन पूछने वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछने वाले ने आपसे कहा कि ये हिंज तो है। चलिए आपसे पूछ ही लेता हूं ना, आप बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग बांध दी है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बांधने से पता है एक वेरिएबल खत्म हो गया है। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा खत्म हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है? स्ट्रिंग से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो b दी है, ये लेंथ a दी है, ठीक है। और यहां पर यूनिफॉर्म प्लेट है, मास m है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए शुरू हो जाइए, देखते कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, मैं चाय पीता हूं तब तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार, मस्त एकदम। अच्छा एक बात और बताता हूं, जो मेरा एसआरजी बैच का अभी नीचे वो चल रही है ना, वो एक पट्टी चल रही है ना, मैंने अब उसमें सबको ओपन है, ओपन टू ऑल, कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है वो एसआरजी वाली कॉन्कर में। लेकिन उसमें मेरी मेंटरशिप होगी। मेंटरशिप होने का मतलब ये है कि उसमें मैं आपको जो सर लोग हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं पुनीत अग्रवाल सर, वो एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाते जैसे मैं पढ़ाता हूँ, और उन्होंने एसआरजी बैच लिए भी हैं, वो सर पढ़ाएंगे। मेरी मेंटरशिप ऐसी होगी कि मैं टेस्ट लूंगा, क्लास टेस्ट लूंगा, उन क्लास टेस्ट को डिस्कस करके ये पता लगाऊंगा कि आपके अंदर क्या कमी है। ठीक है ना। शिवांश, शिवांश आपने सही सुना है बेटा। मैं अपनी बुक, अपनी बैच में दूसरी बुक से भी क्वेश्चन कराता हूं, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन बच्चा वो एसआरजी बैच में जब वो एससीवी मॉड्यूल
और एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इरोडो कराता हूं। जब इरोडो भी कर लेते हैं और जब वो फाइनल रिवीजन का टाइम आता है, अंडर 100 की जब फाइट होती है, तो उस समय थोड़ी सी और बुक कराता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। इस क्वेश्चन को करो फटाफट जल्दी से। जल्दी करो यार, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहे हो तुम लोग अभी तक। किसी का आंसर नहीं आया क्या बे? क्या करते तुम लोग, पढ़ने लिखने नहीं रहे हो क्या? जल्दी से आंसर निकालो। हाँ, चाय पी करके एनर्जी आ गई यार मेरे अंदर तो। अब देखो कैसे तेज क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहली चीज हमको ये पता चल गया, इसको देख करके हमको एक आइडिया लग गया कि स्ट्रिंग है तो गारंटी है यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में ऐसे ny2 या ny1 लिया था वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये टेंशन t, यहां पर दो हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। सेंटर के अबाउट तुम अभी सोच लो कि अगर मैं टॉर्क एनालिसिस करूंगा सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट ये टेंशन इसको इधर खींचने की टेंडेंसी रखेगा, या r क्रॉस t से भी देख सकते हो बाहर की ओर आएगा बच्चों। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऐसे घूमने की टेंडेंसी रख रहा है लेकिन घूम नहीं रहा है, तो ये वाला फोर्स nx इस साइड होना चाहिए। और ये चूंकि दरवाजा आगे पीछे भाग रहा है, क्या दरवाजा ही आगे पीछे भाग रहा है क्या, तो टेंशन अगर इधर है, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती, माय बैड, जो चीज बता रहा था वही गलती कर दी मैंने। बच्चों देखो, मैंने टेंशन इधर लगाया, लेकिन नेट फोर्स इस दरवाजे पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स लग सकता है क्या, mg, यहां पर ही तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग सकता है। अब वो हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर लगे ताकि ये दरवाजा इक्विलिब्रियम में रहे, तो साफ समझ में आ रहा है कि इस साइड लगे nx, इसको मान लीजिए ny, इसको मान लीजिए ny, तो कितने अननोन हो गए, ny, nx और टेंशन। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन आ सकती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, और टॉर्क बैलेंस करना, टॉर्क को 0 कर देना। ठीक है सर, प्लीज टेल विच बुक शुड आई फॉलो, इरोडो और फिजिक्स गैलेक्सी आफ्टर कंप्लीटिंग मॉड्यूल एंड ईएलपी। मॉड्यूल और ईएलपी अगर आपने कंप्लीट कर लिया बच्चा, तो मैं कहूंगा मॉड्यूल ईएलपी दोबारा से करो, या यूं कहूंगा मैं कि मॉड्यूल ऐसे करो जैसे कि तुम्हें पढ़ानी हो किसी क्लास में वो मॉड्यूल डिस्कस करना है। अगर उस लेवल का वो तैयार हो गया है तो मेरा सजेशन है आप इरोडो कर सकते हो। इरोडो भी हो जाए तो उसके बाद एक आती है 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, क्या आती है, 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स नाम की बुक आती है, आप वो कर सकते हो, वो लैज़लो हॉलिक्स की बुक है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो बेटर रैंक के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t बराबर nx, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब मैं जो हिंज पॉइंट है ना बच्चा, उस हिंज पॉइंट को ले रहा हूं, ये लीजिए, ये हिंज पॉइंट को रेफरेंस लेता हूं, मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करता हूं। ठीक, इस पॉइंट के अबाउट ny का टॉर्क, nx का टॉर्क तो 0 ही हो गया क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। अब जो mg का टॉर्क है उसको बैलेंस कर रहा होगा t का टॉर्क, केवल दो ही तो बचे बच्चों। ठीक, mg का टॉर्क बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, तो mg इंटू a/2। ठीक, इस पॉइंट a के अबाउट। अब a के अबाउट बच्चों टेंशन का टॉर्क बोलो, टेंशन इधर है, ये डिस्टेंस भी है mg का क्लॉकवाइज, या r क्रॉस mg से देखो अंदर की ओर, और ये r क्रॉस t से बाहर की ओर, तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए बच्चों, तो t इंटू बी के बराबर हो गया। ठीक, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल में लिख दी, टॉर्क की लिख दी, अब क्या बचा वर्टिकल वाली, वर्टिकल में क्या है ny किसके बराबर होगा, mg के बराबर। हालांकि हमारा काम तो यहीं से बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी जगह से हमारा काम बन चुका है
कि हमें पूछा गया है टेंशन की वैल्यू, तो टेंशन की वैल्यू तो सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन से ही आ जाएगी। मतलब बाकी की चीज लिए आप चाहें तो ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन की वैल्यू तो ये आ गई। अब टेंशन की वैल्यू आ गई तो nx की वैल्यू आ गई और ny की वैल्यू हमें पता ही है। तो कुल मिलाकर के हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। कोई डाउट हो तो पूछो। नीट फिजिक्स बुक फॉर बेटर रैंक। बेटा नीट के लिए, बेटर रैंक के लिए एससीवी इज द बेस्ट बुक। आप एससीवी यूज करें, नीट में आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। बच्चों समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, नहीं तो मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग जो है अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को कराने का पर्पस थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले उस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m। कितना मास है बच्चों? m, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक इज फाइंड एट रेस्ट, मतलब ब्लॉक जो है फाइनली रेस्ट पर है ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑब्वियसली। तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। यार ये पेन सही नहीं लग रहा मेरे को, ये लेता हूं। या ये लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन ब्लॉक, ओ तो बहुत पतला हो गया है यार, सेटिंग चेंज हो गई आज। अच्छा ओके, मैं समझ गया। ड्यू टू फ्रिक्शन ब्लॉक, अरे क्या हो रहा है यार ये। ब्लॉक इज केप्ट, हाँ ये सही है। ड्यू टू फ्रिक्शन ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पर है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। फाइंड, कुछ पार्ट है। पार्ट ए वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। पार्ट बी वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं आंसर बता पाते हैं कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन। ए पार्ट का आंसर करण ने दे दिया है, mg साइन थीटा, ठीक है। और बी पार्ट का आंसर भी दे दिया है क्या? mg कॉस थीटा। करण ने बिल्कुल सही आंसर दिए दोनों। तो देखते हैं कैसे आया ये आंसर। तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, है ना। एफबीडी अगर बनाते हैं तो इस साइड आएगा बच्चों mg, ठीक है। यहाँ पर आएगा n, सही है, यही करते थे आज तक। और ये आएगा फ्रिक्शन। बस अपन सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी कि ये थीटा है, तो n की वैल्यू हो गई mg cos थीटा के कारण, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। और फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई mg sin थीटा। आज तक तो यही करते थे बच्चों, कुछ और तो नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन आज कुछ हमें दिक्कत आने वाली है, पता है दिक्कत आएगी। कैसे आएगी जरा ध्यान से सुनना। वो दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूँ। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ वापस से। ये है ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन को डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। दिक्कत क्यों आएगी बताता हूँ, दिक्कत समझना जरा, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। फ्रिक्शन mg, mg कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से पास हो रहा है mg, ठीक है।
यहाँ से पास हो रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? क्या फ्रिक्शन ब्लॉक में यहाँ कहीं पर आ जाएगा? इधर 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 यहाँ कहीं लगेगा क्या फ्रिक्शन? यहाँ तो कहीं लगेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ कहीं नहीं लगेगा, अगर यहाँ कहीं फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो मुझे ये बताओ, फ्रिक्शन तो इस नीचे वाली सरफेस पे ही लगेगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं ये लगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू आपने बताई है mg sin थीटा, ठीक है। चूंकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कभी टॉर्क की बात नहीं करते थे, कभी घूमने की बात नहीं करते थे, लेकिन आज पहला दिन है जहां हम घूमने की बात करने वाले हैं। तो बच्चों जरा सेंटर के अबाउट सी के अबाउट टॉर्क देखो, mg का टॉर्क बोलो, टॉर्क ऑफ mg बोलो 0। अगर ये ब्लॉक की साइज आप a/a ले लो तो बोलो फ्रिक्शन की साइज, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू a/2। ये आ गया फ्रिक्शन का टॉर्क, चेक कर लीजिए। ठीक है, आ गया। अब बताइए, फिर भी ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क है, टॉर्क है। हमने क्या पढ़ा है? टॉर्क अगर 0 होता है तभी तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? टॉर्क को 0 होना चाहिए और हर एक पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो तो पॉइंट सी के अबाउट mg sin थीटा का टॉर्क। तो लोग कहेंगे कि सर आप एक नॉर्मल रह गया। मैंने कहा नॉर्मल भी तो हम यहीं से पास कराते थे, देखो यहीं से सेंटर से पास कराते थे। तो आखिरकार ये सर घूम क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है, क्यों नहीं घूम रहा है? तो एक सिंपल सा कारण ये है कि नॉर्मल का जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बच्चों, वो इस बार जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है आगे। आप पूछोगे क्यों शिफ्ट हो जाता है भाई, आपको कैसे पता चला शिफ्ट हो जाता है? तो मैं इसके बारे में आपको एक अलग से ज्ञान देता हूँ दूसरे पेज पर जा करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाले पेज पर बात समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाई है। तो आगे क्या ज्ञान देने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में बच्चों होता क्या है, नॉर्मल जो है अननोन फोर्स एंड अननोन लाइन ऑफ एक्शन अननोन फोर्स एंड अननोन लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल की होती है। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से बताता हूँ, आराम से तसल्ली से धीरे धीरे आहिस्ते से, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई बात जल्दी में नहीं बोलूँगा। जैसे मैंने तुमसे कहा कि दो पार्टिकल हैं, एक है मास m1, दूसरे का मास है m2, बीच की डिस्टेंस है r। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पता है क्या तुमको? Gm1m2/r²। ये वैल्यू पता है कि नहीं पता? अच्छा, इनका लाइन ऑफ एक्शन पता है कि नहीं पता? लाइन ऑफ एक्शन पता है कि नहीं पता? दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या लॉन्ग होता है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपने नॉर्मल के लिए पढ़ा है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला नॉर्मल के लिए पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो अभी तक हम कर क्या रहे थे? हम कर ये रहे थे कि नॉर्मल की वैल्यू हम बाकी चीजों की मदद से निकाल रहे थे। मतलब हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज कर रहे थे। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का फॉर्मूला हमें नहीं पता, लेकिन हम न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से ये कह सकते थे कि n ऐसा, अगर ये घटना घट रही है, ध्यान से सुनना, अगर ये घटना घट रही है तो n ऐसा होना चाहिए ताकि n माइनस mg बराबर ma हो, और n की वैल्यू ऐसे हम बता देते थे। मतलब हमको बाकी के बारे में जब पता होता था, बाकी के बारे में पता होता था, ये पता तो हम इनके बारे में निकाल लेते थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने यही पढ़ा था बच्चों। अब एक नई बात है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, इफेक्टिव लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, वो भी जरा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जो ब्लॉक होता है ना, नॉर्मली वो यूनिफॉर्म रखा रहता है एक सरफेस पे। ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है इस, और ये सरफेस को हर जगह से प्रेस कर रहा है, यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछे, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, वैसे जैसे यहां पूछा था कि ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, वैसे कोई मुझसे पूछे कि यार इस पर mg लग रहा है और ये घूम भी नहीं रहा है और ये कहीं जा भी नहीं रहा है, तो बताइए क्यों ऐसा हो रहा है?
तो हम कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कि नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर फोर्स लग रहा होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन भी वही होगा जो mg का होगा, ताकि टॉर्क जीरो आ सके। जैसे हमने इस केस में कहा था कि नॉर्मल की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये कंडीशन होल्ड कर सके, वैसे ही ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन यहां आ जाता और ये mg आ जाता तो एक फोर्स कपल बनता और इसको घूमना पड़ता, लेकिन ये तो घूम नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसको देख करके, इस ऑब्जर्वेशन को देख करके हम कहते हैं कि नॉर्मल और mg दोनों एक ही लाइन के से पास होंगे। एक्चुअल में क्या मतलब है, क्या वाकई में यहां कोई फोर्स लग रहा होता है? नहीं। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, एक्चुअल में इस पूरी सरफेस में हर जगह नॉर्मल हो रहा होता है। सरफेस के हर पॉइंट पर प्रेशर से आप समझें या स्ट्रेस से समझें, स्ट्रेस इंटू डी, प्रेशर इंटू डी, ये किसी भी डी एरिया का फोर्स होगा ऊपर की ओर, होगा ना भाई। और इन सब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? यूनिफॉर्म, हर जगह यूनिफॉर्मली लग रहा है, छोटा छोटा, और इन सबका समेशन है बड़ा वाला नॉर्मल। तो बेसिकली इन सबका इफेक्टिवली आप इस पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हो। तो मतलब ये मिल करके जो टॉर्क देंगे वही टॉर्क n का होगा, तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया, टॉपिक से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, कोई बात नहीं, वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये समझाना यहां पर बहुत जरूरी है बच्चों। मान लीजिए इस सरफेस पे ये कोई सरफेस है, यहां पर F1 लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, ठीक है। और किसी ने पूछा है फाइंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। तो इसका मतलब पता है वो क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कि it implies that you have to find the location of point, or simply you can say line of action where a single force F1 plus F2 plus F3, ये single force will act and produce same torque as in the original situation। लिख लेना बच्चों, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पूरा बोर्ड पे लिखता हूं, है ना भाई। तो तुम भी ये नोट्स वगैरह लिखते रहा करो, ये नहीं कि मिल जाएगा हमको बिल्कुल बना बनाया, इसको लिख लिया करिए। हाँ, अर्नव वर्मा कह रहे सर, आई वांट टू ज्वाइन योर 27th June बैच एट अन अकेडमी फॉर ड्रॉपर्स, सो आई वांट टू आस्क व्हाट यू विल डिस्कस एनी बुक अदर देन ELPN मॉड्यूल, प्लीज रिप्लाई सर। ठीक है, मेरे दो बेटे हैं, रेक्स और अर्नव का अगर मैं आंसर दूं तो मैं अर्नव का आंसर ये है कि मैं उस बैच में हर वीक में एक फिजिक्स का क्लास टेस्ट, मैथ्स का क्लास टेस्ट, केमिस्ट्री का क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास टेस्ट प्रॉपर एडवांस लेवल का होगा और वो क्वेश्चन मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ऐसा पूरे साल भर चलेगा। और वो क्लास टेस्ट डिस्कशन मैं करूंगा, तो वो डिफरेंट बुक्स का कॉम्बिनेशन है और वो क्लास टेस्ट खास SRG के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको क्लास टेस्ट देने का मौका उस बैच में एडमिशन लेते ही नहीं मिलेगा। उसका क्राइटेरिया है या तो आप एडवांस में सिलेक्टेड होने चाहिए, या फिर जो पहला रिव्यू टेस्ट होगा उसमें आप ऐसी परफॉर्मेंस दें ताकि हम आपको SRG में ले लें। वो हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे टेस्ट के बाद।
नहीं लाएंगे, पढ़ते लिखते नहीं है मेरे बच्चे, कोई AIR 1 नहीं लाने वाला बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया O, मान लीजिए यहां पर लिया बच्चों O1, ठीक है, ध्यान से सुनना। O1 से ये पोजीशन वेक्टर बच्चों R1, ये पोजीशन वेक्टर R2 और ये पोजीशन वेक्टर R3 है, ठीक है। तो टॉर्क बोलो O1 के अबाउट क्या आएगा, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, ये टोटल टॉर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हमसे जानते हो क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब समझना जरा, ध्यान से सुनना। कहा जा रहा है मैं एक ही फोर्स लगाऊंगा, मैंने कहा कितना लगाओगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3, पहली बात तो तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 मैं कहाँ लगाऊं ताकि R किसी पॉइंट P पर मान लीजिए मैंने लगाया और ऐसा लगाया कि ये R क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर है, तो हम कहेंगे पॉइंट P इज इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 है, ठीक। इरोडो का क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बेटा अमर, SRG बैच ऑनलाइन तो होगा लेकिन जो क्लास टेस्ट हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, वो एक हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेंगे, उस प्लेटफॉर्म का नाम है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, उस दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेंगे। मतलब प्लस पर वो बैच तो आएगा लेकिन जो HODs की मेंटरशिप है, जो मेरी मेंटरशिप है, वो नहीं मिल पाएगी प्लस पर। सर JEE एडवांस 2024, तपेश कुमार सर, JEE एडवांस 2024 में फिजिक्स में 90-100 मार्क्स लाने के लिए पुनीत सर के लेक्चर के साथ अनअकैडमी की शीट और SCV इनफ है क्या, और नहीं तो और क्या यूज़ करूं, प्लीज़ रिप्लाई। सर अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो 27 के बैच में एंट्री मिल सकती है, हाँ करंटली कॉन्कर 2024 स्टूडेंट, बिल्कुल मिल सकती है। तो पुनीत सर के अगर बैच में पढ़ रहे हो तो फिर बस कुछ नहीं करना है, जो टेस्ट रिव्यू टेस्ट होने वाला है उसके टॉप 5 में आ जाइए। चलिए फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पर वापस आता हूँ बच्चों। SRG बैच में सिलेबस मैं नहीं कराऊंगा, सिलेबस पुनीत अग्रवाल सर कराएंगे मैथ फिजिक्स में, ठीक है। मेरी मेंटरशिप रहेगी, मतलब सिलेबस किस तरीके से हो रहा है वो मेरा वॉच रहेगा। क्लास टेस्ट मैं लूंगा, डिस्कशन मैं करूंगा क्लास टेस्ट के, और उस क्लास टेस्ट की मदद से ये पता करूंगा कि किसी इंडिविजुअल बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसके कहाँ कहाँ पर पैच होल हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर मैं वर्क करूंगा और उसको इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि लीडर में इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, चलिए। तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। किसी ने कहा इन फोर्सेस का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताइए, तो हम बोलेंगे इन सबका रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट पर लगाना है, उसे बोलेंगे इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसका टॉर्क, रिजल्टेंट का टॉर्क भी वही आए जो इंडिविजुअल टॉर्क का समेशन आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए भैया, अब जरा इसको वापस जाते हैं वहीं पर जहां मैं समझा रहा था। क्या समझा रहा था, ये नॉर्मल छोटे 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 नॉर्मल है, इनका इफेक्टिव पॉइंट को 20 से पास होना पड़ेगा, मतलब इन सबका टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले लीजिए, इंडिविजुअल टॉर्क, उसका समेशन कर दीजिए, वो वही आएगा जो इनके समेशन का टॉर्क अगर इस पॉइंट पर लगे तो आएगा। मतलब टॉर्क एनालिसिस करने के लिए आप इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर नेट फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये है इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। अब आते हैं और पीछे, क्या बताया था, नॉर्मल कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। जैसे हमने इस ब्लॉक को देखा,
इस ब्लॉक को देखा, ठीक है, हमें ब्लॉक देख करके क्या दिख रहा है बताइए, रेस्ट पर दिख रहा है, ब्लॉक रेस्ट पर दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, और नॉर्मल का वैल्यू भी, और इफेक्टिव पॉइंट ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकालना बचपन में सीख लिया था, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा आप सबने बता दी था, बस एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, पता है क्या, नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसी जगह होना चाहिए ताकि टोटल टॉर्क जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया कहां पर, ध्यान से सुनना, लामीज थ्योरम ध्यान से सुनो, ये mg sin थीटा, ये mg, ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, ये mg और ये mg sin थीटा मतलब फ्रिक्शन का इंटरसेक्शन आ गया, ठीक। तो तीसरा फोर्स का इफेक्टिव पॉइंट यहीं से पास होना चाहिए, तभी तो टॉर्क जीरो हो पाएगा। तो ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर से इस बार पास नहीं हो पाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू भी सेल्फ एडजस्टेबल होती है, सिर्फ वैल्यू ही सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होती, नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक। EB3 में हूं सर, 17 जुलाई वाले, 17 जुलाई में EB3 में 17 जुलाई कब आ गया बे? 17 जुलाई में टॉप 5 में आओगे तुम? अच्छा, राशि आहूजा आप EB3 में हैं, EB3 में आप हैं, मतलब ठीक है। शिवांश को समझ में नहीं आया, ठीक है, देखो फिर से बताता हूं बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये है ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ये जो दिख रहा है ये है ब्लॉक, दूसरे कलर से बनाऊं, चलो बनाता हूं, ये है ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ठीक। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा, इस ब्लॉक पे mg लगा। अब मैंने पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क देखा, वहां पर क्या देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था छोटे छोटे नॉर्मल हैं, कैसे कैसे नॉर्मल है, छोटे छोटे नॉर्मल हैं, छोटे छोटे नॉर्मल थे, इन सबका समेशन बड़ा n था, mg यहाँ से पास हो रहा था, इसका टॉर्क सी के अबाउट जीरो होने के लिए n को यहीं से पास होना पड़ेगा, मतलब इन सबका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसा हो ताकि टॉर्क जीरो आ जाए। वैसे यहाँ पर फ्रिक्शन का टॉर्क सी के अबाउट आएगा कि नहीं आएगा, mg का टॉर्क सी के अबाउट इसलिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जल्दी बोलो, क्यों नहीं आएगा सी के अबाउट, क्योंकि सी से ही पास हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, अब n कहाँ पर हो ताकि ये वाला n इस mg sin थीटा के टॉर्क को बैलेंस कर दे। तो इसको यूं भी सोच सकते हो, दो मेथड है, मान लो n x डिस्टेंस पे लगा, n इफेक्टिव, तो ऐसा लगना चाहिए ताकि टोटल टॉर्क जीरो हो जाए। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, n इंटू एक्स बराबर mg sin थीटा इंटू a/2, ठीक है। n की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है, mg cos थीटा इंटू एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू, बोलो, x की वैल्यू आती है a tan थीटा/2। इतनी डिस्टेंस पे बच्चों, इतनी डिस्टेंस पर जहाँ ये थीटा है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये थीटा, ये इतनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, या ये x नॉर्मल को क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्लॉक रोटेट नहीं हो रहा है। जब मैं इंक्लाइन प्लेन उठा रहा हूँ तो ब्लॉक रेस्ट पे है, अब ब्लॉक रेस्ट पे है तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नॉर्मल को ऐसा होना चाहिए कि टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो फोर्स जीरो करना हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिखाया गया था कि नॉर्मल की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि mg cos थीटा को बैलेंस कर ले, फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि mg sin थीटा को बैलेंस कर ले। अब नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए ताकि सारे टॉर्क को बैलेंस कर ले। तो हमने क्या बोला, mg का टॉर्क c पॉइंट के अबाउट तो जीरो ही रहेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क c पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन इंटू a/2 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड n के टॉर्क के बराबर होगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा बच्चों। तो वो कर दिया,
मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या मैंने बोला, लामीज थ्योरम से। लामीज थ्योरम से क्या बोला, ये बोला कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये फ्रिक्शन है बच्चों, ये mg है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। याद करिए, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 3 नॉन लीनियर फोर्सेस, इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन ऑल 3 फोर्सेस मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो अगर फ्रिक्शन और mg एक इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो नॉर्मल की मजबूरी है बेटा यहाँ से पास होना। आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर आप अपने दोनों लड़कों को कौन सी बुक सजेस्ट करते हो? अभी क्यों सजेस्ट करूंगा, अभी तो वो 10th क्लास में है, कुछ नहीं, वो पास हो जाए बड़ी बात है। राशि आहूजा, आप 12th एसआरजी में आना चाहती हैं, ठीक है आप आ सकती हैं। आप अपना रिजल्ट अच्छा लाइए। अभी आपकी रैंक क्या चल रही है? तपेश, पहले आप अपने रिव्यू टेस्ट में 90 से 100 के बीच में लाइए, कोशिश करिए। शिवांश समझ में आ गया बेटा? सर ये रिव्यू टेस्ट कब होगा फॉर एसआरजी ड्रॉपर? 1 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद हो जाएगा बेटा पहला टेस्ट, ठीक है 3 हफ्ते में हो जाएगा, और उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस लाएंगे तो हम आपको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ध्यान से सुनना। अब इसी चीज से हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरकार ऐसा नॉर्मल कब तक कर सकता है। ध्यान से देखना जरा। आपने कहा कि मैंने गुरुजी इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल और बढ़ा दिया, ये एंगल मैंने और बढ़ा दिया, तो ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल का क्या था? नॉर्मल को टॉर्क बैलेंस करना था। किसका टॉर्क बैलेंस करना था? mg sin थीटा इंटू a/2 का टॉर्क बैलेंस करना था, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू बोलिए कितनी फिक्स है? n इंटू एक्स में n फिक्स है, कितना है n बोलो? mg cos थीटा इंटू बोलो x बराबर, ये n है ध्यान रखिएगा, mg sin थीटा इंटू a/2, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। चलिए हम बताइए, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन को बढ़ाया, ठीक, बढ़ा दिया भाई। बढ़ाने से क्या हुआ? बढ़ाने से ये बताइए जरा कि mg sin थीटा इंटू a/2 में थीटा की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? जल्दी बताइए। थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? हाँ बेटा, ओलंपियाड के क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा, ये वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, ये कांस्टेंट है, कॉस थीटा कम होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग थीटा एक्स विल इंक्रीज, इसका मतलब नॉर्मल और दूर जाएगा, नॉर्मल और दूर जाएगा। मैक्सिमम नॉर्मल कितना दूर खड़ा हो सकता है? दरवाजे पे खड़ा हो गया a/2 पर, भाई दरवाजे पे खड़ा हो गया। कहाँ पर? दरवाजे पे, इस एज पे आ गया, ये वाली एज पे। ये एज आपको दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है? ठीक है ना, इस एज पर नॉर्मल आ गया, यहां पर नॉर्मल आ गया, इस एज पर, ये एज पर नॉर्मल है। अब जो इस एज पर नॉर्मल आ रहा है, इससे ज्यादा अगर आपने इसको और ऊपर उठाने की कोशिश की, और ऊपर उठाने की कोशिश की, तो आपने ये वैल्यू और बढ़ाई, ये वैल्यू बढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती है? उसकी सरफेस खत्म हो गई है। तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्या करेगा ये टॉर्क इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब अब ये घूमना शुरू कर जाएगा। नॉर्मल का टॉर्क बढ़ नहीं रहा, तो अब जी साइन थीटा का बढ़ गया तो टॉपल कर गया। ये कहलाती है कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। तो कंडीशन ऑफ टॉपलिंग कब होगी? जब इफेक्टिव पॉइंट ऑफ नॉर्मल will shift at edge पर जब शिफ्ट हो जाएगा इफेक्टिव पॉइंट ऑफ नॉर्मल, तो टॉपलिंग की कंडीशन आ जाएगी। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो मुर्गन भलोदिया। नहीं बेटा, मैंने अपने बेटों को 6 और 7 6 7 क्लास से मैंने तो तैयारी नहीं कराई। मुझे
जिंदगी जीने तो यार, क्या आप करेंगे पढ़ के। चलिए ठीक है, हम तो आगे बढ़ते हैं। भाई जो पढ़ना चाहता है मैं उसे पढ़ाता हूँ, जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता नहीं उसे मैं पढ़ा के क्या करूँगा यार। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए क्वेश्चन पूछें आपसे, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ये, ए बाई ए का एक ब्लॉक है। किसका? ए बाई ए का एक ब्लॉक है, मास है m, इसका मास है m। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, इसकी ऊपर वाली एज पर हमने एक फोर्स लगाया, से फोर्स की वैल्यू है F यहां पर। ठीक, ये फोर्स लगाया, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, फाइंड पार्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of F so that block does not topple so that block does not topple। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हाँ डीएस, आज ये लोग पूरे मजे लेने आए हैं, सही कह रहे हो। फटाफट इसको सॉल्व करिए। पढ़ाई करो भाई लोग, पढ़ाई है ना, पढ़ाई करो, बहुत बातें हो गई। इसका आंसर आया क्या? नहीं, ऐप में मेरा कोई बैच नहीं है सर। जैसा मैं ऑनलाइन में हूँ तो एसआरजी का टेस्ट कैसे दे सकता हूँ? ऑनलाइन में रह करके एसआरजी का टेस्ट नहीं दे सकते हो, आपको एसआरजी में एडमिशन लेना होगा। उसके लिए मेरे वीडियो में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए तो आपका एसआरजी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर आप उस लायक हैं तो आपका इंटरेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद डिसाइड होगा। फटाफट करो यार, इस क्वेश्चन को करो। कोई आंसर वांसर आया नहीं अभी तक। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, बताता हूं आपको। ठीक है, सॉल्यूशन बताता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों। फिर से वही बात, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत क्या हो रही है। मैंने कहा भैया mg यहाँ से पास होगा, मैं कहा बिल्कुल होगा पास। अगर आगे फोर्स लगाओगे और इसे नहीं टॉपल करना है, आगे नहीं स्लाइड करना है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बिल्कुल लगेगा साहब। ठीक है, देख लो आराम से तसल्ली से, सही लिखा है। अच्छा अब चलो, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट देखा जा सकता है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, mg का टॉर्क 0, इस फ्रिक्शन का टॉर्क 0, बचा केवल किसका? f का टॉर्क। f का टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन देखो इस पॉइंट p के अबाउट r क्रॉस f अगर देखोगे तो अंदर की ओर आएगा और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। ठीक है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल का टॉर्क बोलो किधर होना चाहिए, नॉर्मल अगर यहाँ से पास हो गया तो नॉर्मल का 0 होगा, तो बैलेंस करने के लिए नॉर्मल यहाँ से पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, नॉर्मल इधर से पास हो गया, मान लीजिए आपने एफ की वैल्यू को और बढ़ाया, एफ की वैल्यू को और बढ़ाया तो उसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल को थोड़ा सा और शिफ्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स ही है, एम जी है। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बढ़ाने के लिए नॉर्मल को और शिफ्ट होना पड़ेगा। मैक्सिमम नॉर्मल कितना शिफ्ट हो सकता है, एज पर आ जाए, नॉर्मल आ गया एज पर, जिसकी वैल्यू है एम जी के बराबर। इस समय टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, तो कर दीजिए 0, बन जाइए हीरो। इस पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क लिखने जा रहे हैं, नॉर्मल के टॉर्क बोलिए, नॉर्मल इंटू ए बाई टू बराबर होना चाहिए एफ इंटू ए। नॉर्मल की वैल्यू एम जी है, यहाँ से आता है एफ की वैल्यू एम जी बाई टू, ये है आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, ऑनलाइन बैच में एसआरजी से इंटरेक्शन करूंगा अगर बच्चा एसआरजी के लायक है तो। सर एलन के एसआरजी के क्लास टेस्ट की पीडीएफ है क्या, वो आपने ही बनाई है बेटा, डिपेंड करता है वो किस बैच की। अगर मतलब मैंने भी बनाई है, मैंने कॉन्टीन्यूसली कई साल तक पीडीएफ मैंने बनाई है क्लास टेस्ट की, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मेरे आने के बाद हो सकता है कि उनको चेंज किया गया हो, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता इस बात की। क्या ये समझ में आ गया बच्चों? ठीक, टॉपलिंग की ये बात समझ में आई क्या? चलिए इसको लामीज थ्योरम से बताऊं क्या मैं आपको, जरा लामीज थ्योरम से इसको बताऊं क्या। लामीज थ्योरम से देखना जरा, एम जी और एफ का ये है इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थोड़ा दिमाग खोल के बैठना, नहीं तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। एफ और एम जी का ये है इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं आप रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो लैम्डा एंगल पर होता है, उसको भी यहीं से पास होना चाहिए। चेक कर लीजिए लामीज थ्योरम। 3 फोर्स अगर लग रहे हैं, अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो लामीज थ्योरम आपने पढ़ी हुई है ना भाई, ये नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो तीनों को एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, इसका मतलब इसको यहाँ से पास होना चाहिए रिजल्टेंट को। दैट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, एम जी नॉर्मल की वैल्यू, फ्रिक्शन बाई एम जी किसके बराबर होना चाहिए, 10 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और 10 लैम्डा किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी बाई 2 के बराबर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शन और एफ क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि एफ की वैल्यू भी आ गई एम जी बाई 2। इसको यूं भी सोच सकते थे आप, ठीक है। आपको समझ में ना आया हो अगर ये मेथड, तो थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, उसके बाद घर में बैठ के समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूं। दो अगली चीज है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम of a particle about a fixed point, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, डेफिनेशन समझनी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन समझिएगा। और अगर आपको मेरा दूसरा वाला मेथड समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन पहले ट्राई करो। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो ऐसे ही फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है मैथमेटिकल। क्या डेफिनेशन है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल जो है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पोजीशन वेक्टर आर है। तो एंगुलर मोमेंटम जनरली डिनोट करते हैं एल से, ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट, फिलहाल यहां पर क्या है, अबाउट ओ, इज डिफाइंड एज आर
क्रॉस P, जहां पर P क्या चीज है, लिनियर मोमेंटम, ठीक है। L अबाउट O, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पोजीशन वेक्टर भी उसी के अबाउट। किसका पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, किसके अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक। इस बात को लिख लीजिएगा कि आरओ क्या है, आरओ है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल with respect to the point about which angular momentum has to be calculated। ये जरूर से लिख लेना, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन में जो पहला टेस्ट होगा ना बेटा, प्लस पे है आप, तो जो पहला टेस्ट होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करिए तो आपको एसआरजी में शिफ्ट कर देंगे। और या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आपका एडवांस में सिलेक्शन हो गया है तो फिर आप एडवांस वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें डायरेक्ट आप ऑनलाइन में आ जाएंगे। हाँ बेटा कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, अब जरा अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूं P की, तो P होता है m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या भाई, मास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं है। तो m को ले लो बाहर, ठीक है, m r क्रॉस v, ये लीजिए, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट O, किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद समझते हैं, क्योंकि इस पे भी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पर भी वही चीज होगी। क्या, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये कहलाएगी मोमेंट आर्म। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एक तो हो सकता है मोमेंट आर्म इंटू P, अब वो वेक्टर का साइन हटा दीजिए भाई, और दूसरा हो सकता है कि R इंटू पी का वो m तो यहाँ ले लिया, V का वो कंपोनेंट जो R के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये थीटा है तो साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा ना भाई, इसे बोलते हैं V परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं R परपेंडिकुलर। तो या तो m R परपेंडिकुलर इंटू V कर दो, या फिर m इंटू R इंटू V परपेंडिकुलर कर दो, दोनों से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। और ये चीज हमने चूंकि टॉर्क में सीखी थी इसलिए फटाफट मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ये कि एक पार्टिकल को पॉइंट O से फेंका गया u वेलोसिटी से, इसका मास है m, इस पार्टिकल का मास है m, u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पर, t बराबर 0 पर ये फेंका गया है, ठीक है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the particle about point O, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, as a function of time, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें आप इसको x एक्सिस ले लीजिए, इसको y एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। g इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है मेरा, ठीक है, कंप्लीट इस लेक्चर का। तो ये नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है वो घर में जाकर के दोबारा से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को टीचर बन के पढ़ाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए तब, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।